राम जी का स्मारक वाकई हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और नारी शिक्षा के उत्थान में समर्पित कर दिया। किसानों के अधिकारों के लिए अगर कोई सब लड़ा तो वो थे सर छोटू राम। सन 1911 की विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और समाज में ये संदेश दिया कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं आज नगर परिषद, छोटू राम सेवा संघ, महाराजा सूरजमल जाट वेलफेयर सोसाइटी के प्रयासों से इस चौक का जो भव्य निर्माण हुआ है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसी कड़ी में शहर के विभिन्न चौक, ज्योतिबा फूले चौक, परशुराम चौक, महावीर जैन चौक, अंबेडकर चौक, वाल्मीकि चौक जैसे कई चौकों का काम प्रगति पर, ताकि हमारा शहर सुंदर लगे और जो भी हमारे शहर में आए उसको ये पता चले कि आज भी कैथल ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर रखा है। 36 बिरादरी का भाईचारा ऐसे ही बना रहे, आज इसीलिए हम यह सब इकट्ठा हो रहे हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि कैथल शहर में 36 बिरादरी का ये भाईचारा ऐसे ही बना रहे और मेरा कैथल शहर ऐसे ही प्रगति करता रहे, प्रगति के पथ पर चलता रहे। मैं आज आपकी बेटी आप लोगों से ये वादा करके जाऊंगी कि आप लोग जो भी मुझे जिम्मेवारी देंगे उसको मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा और पूरी मेहनत और पूरी लगन से उसका निर्वाह करूंगी। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि मजदूरों की जिंदगी सुधारने वाले हमारे सर छोटू राम जी हमेशा अमर रहे और मैं हमेशा उनके चरणों में ऐसे ही वंदना करती रहूं और जो भी जिम्मेवारी मुझे वो दें आप नहीं, मैं उसका भली भांति निभाव करती रहूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक श्रद्धांजलि आज मैं इस मंच के माध्यम से और देना चाहती हूँ। आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों पहले एक विमान हादसा हुआ जिसमें हमारे देश के ही नहीं बल्कि कुछ विदेशों के लोग भी उसमें क्षतिग्रस्त अपनी जिंदगी से चले गए। तो मैं और वहाँ वो जो विमान हादसा हुआ वो एक हॉस्टल के ऊपर हुआ जहाँ हमें हमारे देश के बहुत से डॉक्टर मिलने वाले थे। तो मैं चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ उनको श्रद्धांजलि दें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। एक छोटे से बुलावे पे आप 40 डिग्री टेम्परेचर में आके यहाँ बैठ गए, 1.5 घंटे से बैठे रहे हो। मैं आपसे वादा करता हूँ और 10-15-20 मिनट की बात है। मंच पे उपस्थित हमारे समाज के नहीं लेकिन कैथल के हमारे सारे बड़े साथी, कांग्रेस महासचिव मेरे पिताजी और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे अनेक 36 बिरादरी के से आए हुए कैथल के सारे साथी, एकदम सारे के सारे साथियों की तरफ से हमारे महाराजा सूरजमल जाट संस्था के को हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी मदद से आज ये हमारा चौक फिर से कैथल में उभर के आया इतना कि कोई भी जो पेवा चौक से कैथल के बीच में से निकलेगा वो दीनबंधु छोटू राम जी को देख पाए। अपनी पूरी बोली शुरू करने से पहले जो अहमदाबाद में हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ था जहाँ 200 से ज़्यादा लोग गुजर गए, मैं सारे हमारे साथियों से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़े 1 मिनट लगाकर हम ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि जो सारे के सारे हमारे साथी गुजरे और उनके परिवारों को शक्ति मिले और जो गुजरे हैं
उनको ऊपर वाला अपने घर में अपने चरणों में ठगे थे। ओम शांति। आज हम सब एक मूर्ति नहीं, एक विचार को, एक आंदोलन को, एक जमीन से जुड़ी हुई आवाज को प्रणाम करते हैं। दीन बंधु सर छोटूराम जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो गांव, किसान और ईमानदारी का दूसरा नाम थे। वो सिर्फ जाट समाज के गौरव नहीं थे, वो पूरे किसान वर्ग के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी जाति या धर्म हो, उस सब का गौरव बढ़ाते थे। क्योंकि वो खुद हमेशा कहते थे, जब हमारे देश का किसान एक होएगा तभी देश हमारा मजबूत होएगा। उस जमाने में जब अंग्रेज और उनके सलाहकार किसानों का खून चूस रहे थे, हमारे दीन बंधु छोटूराम जी ने अपने कलम को तलवार बनाया। अंग्रेजों के समय में उन्होंने ये कानून बनाए, ऐसे कानून बनाए कि हमारे किसानों को कर्ज के जाल से उन्होंने बचाया। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक आस्था की जीत थी, एक नया संकल्प था कि किसान किसी के सामने नहीं झुकेगा। उस वक्त जब समाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा था, दीन बंधु छोटूराम जी ने बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे भेदभाव को रोकने की कोशिश की। उस सब से उठकर एक न्याय का, एक ईमानदारी का रास्ता दिखाया, 36 बिरादरी को साथ जोड़कर। उन्होंने हर किसान और हर मजदूर को अपना खुद का भाई माना, चाहे वो खाप का हो, चाहे वो खेत का, चाहे वो मलिक हो या मजदूर, सबको सम्मान दिया। क्योंकि उनका एक सपना था, एक मजबूत और एकजुट भारत, जहां हर किसान के पास इज्जत हो। उन्होंने सिर्फ जमीन की बात नहीं करी, उन्होंने शिक्षा की रोशनी हर गांव तक पहुंचाने की भी बात करी, और वो करके दिखाया। स्कूल हो, कॉलेज हो, शिक्षाओं की इंस्टीट्यूशन हो, उन्होंने जहां जहां वो गए हर गांव में बनाने की कोशिश की कि हमारे बच्चे अफसर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने। आज भी उनकी सोच का से प्रेरणा लेके हमें, जब हमारे बच्चे बड़े शहरों में या विदेश जा रहे हैं पढ़ने, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे बच्चों को गांव में और हमारे छोटे शहरों में वैसे ही शिक्षा दे पाए। क्योंकि जब तक हम शिक्षा दे नहीं पाएंगे, हमारा समाज, हमारे सारा भारत आगे नहीं बढ़ पाए। ये मूर्ति हमें हर दिन याद दिलाएगी कि अभी हमारी लड़ाई वो किसानों की हो, वो मजदूरों की हो, वो हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की है, अभी भी बाकी है। और एकता ही, ये 36 बिरादरी की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मेरे सारे बड़े बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये मूर्ति सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के लिए नहीं लगाई है हमने, ये एक प्रेरणा स्थल है। जब मुश्किल आए जिंदगी में, जब हार मानने का मन होता, कठिन समय आता, तब ये मूर्ति को देख के हम याद करेंगे कि दीन बंधु छोटूराम जी ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। आज भी उनका संदेश वही है, एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, महिला हो, एक साथ चलो, तभी न्याय मिलेगा आपको। तो मेरे सारे के सारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आज आप यहां आए,
आज हमने हमारे दीन बंधु छोटू राम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया, क्योंकि ऐसे जब उनकी सोच को हम जिंदा रखेंगे कानून के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, और सबसे पहले और सबसे जरूरी एकता के माध्यम से, मैं जानता हर भारतीय को किसी के सामने कभी भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और एक से एक जो प्रबुद्ध इस इलाके के नागरिक हैं वो सब हैं। मैं बजाय सबका नाम ले हाथ जोड़ के आपसे अनुमति चाहकर अपनी बात की शुरुआत करता हूं और आदरणीय मंच के सबको संबोधित करता हूं। कोई भाई इस बात का, कोई बुजुर्गवार बुरा ना माने, पहले इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं जहां आप सबको इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपने दोबारा से छोटू राम चौक का, चौधरी छोटू राम चौक का जीर्णोद्धार किया, वहां इस शहर की खूबसूरती की ओर भी इशारा करूंगा। आपके पड़ोस में अगर बाएं हाथ को, मेरे बाएं और आपके दाएं को नजर डालें तो महाराजा अग्रसेन जी विराजमान है। उसके बाद ये जो गोल चौराहा है, ये 9 नक्षत्रों का जो ये शहर है, वामन पुराण में जिसकी चर्चा, ये उन 9 नक्षत्रों और पृथ्वी का दर्शन है। फिर आगे चौधरी छोटू राम की प्रतिमा है, उसके आगे आप जाएंगे तो आपको एक और प्रतिमा मिलेगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और उनका एक पूरा भवन मिलेगा। थोड़ा और आगे जाएं तो फिर आपको हमारा जागड़ा समाज का चौक और प्रतिमा मिलेगी गुरु की। थोड़ा और आगे जाएं तो गुरु रविदास की प्रतिमा भी मिलेगी। यही शहर की खूबसूरती कि एक ही सड़क पर आपको इतने महान लोगों की, और फिर थोड़ा ऐसे जाके चले जाएं तो आगे और बहुत सारे हमारे ऋषि, महापुरुष, देवी देवता, उनकी प्रतिमाएं आपको मिलती जाएंगी इसके चारों तरफ। जैसे जैसे लोग मांग रखते गए वैसे वैसे हम बढ़ाते गए। आज मेरे ख्याल से केशव भाई या राम भाई पाडला जी इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। आदित्य ने ये चर्चा की आपसे कि चौधरी छोटू राम के जीवन के मायने क्या थे। सही, मैं वो दोहराकर आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। उनका संघर्ष क्या था, छोटू राम होने के मायने क्या है, मतलब क्या है, उनके संघर्ष का, उनके जीवन के मायने या अर्थ क्या है, उसकी थोड़ी सी चर्चा आपसे की। पर मैं आज दोबारा मुझसे पहले बोलते हुए सभी लोगों ने, जिनको हम सर चौधरी छोटू राम के नाम से जानते हैं, उनके जीवन के क्या अर्थ हैं उसकी चर्चा कर दी। मैं वो दोबारा दोहराकर आपका समय नहीं लूंगा। आप मेरे से बड़े उम्र वाले भी बैठे हैं, मेरे हम उम्र भी बैठे हैं, और अगली पीढ़ी वाले नौजवान भी बैठे हैं। मैं आज आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। वो संघर्ष था अंग्रेज के समय। उस समय समाज भी अलग था, समाज की चुनौतियां और कुरीतियां भी अलग थी, और उस बात को 80-90 साल बीत गए। 1910-11 से लेके आज 2025 में तो 100 साल से ऊपर बीत गए। पर आज नई चुनौतियां हमारे सामने, और वो नई चुनौतियां क्या, मैं केवल उनकी बात करूंगा। मैं पीछे मुड़ के जो सीख लेते हैं इतिहास से, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं, वही इलाके आगे बढ़ पाते हैं, वही प्रांत और मुल्क आगे बढ़ पाते हैं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, क्या यह सच नहीं कि 20 लाख करोड़ रुपया 20 लाख करोड़ रुपया 11 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का सरकार ने माफ कर दिया। पर जब देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर मैंने लिखित तौर से ये सवाल पूछा
कि आप खेत मजदूर का यानी रविदास या वाल्मीकि का, बैकवर्ड का और किसान का उनका कर्ज माफ करोगे? तो सरकार का जवाब था एससी, बीसी और किसान का कर्ज माफ करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आज आपसे पूछता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरह इस जमीन से जुड़ा, इस जमीन की मिट्टी की खुशबू में जहां आपका लहू और पसीना है वहां मेरा भी। मैं आज आपसे पूछता हूं, जब 20 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो किसान और गरीब मजदूर का 5 लाख करोड़ माफ क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल पूछने का समय आ गया। चौधरी छोटू राम की प्रतिमा के आगे शीश झुकाइए, सही है, पर केवल शीश झुकाना काफी नहीं है पहलवान। जो सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। आज लोग घबराने लग रहे हैं प्रधान जी, वो सोचते हैं तेरा काम ठीक चल रहा तो क्यों पंगे में पड़े, तेरे ऊपर पर्चा हो जाए। परंतु ये सवाल पूछना आवश्यक है। मैं आज आपसे पूछता हूं, आप किसान यूनियन के सबसे अग्रज हो, क्या ये सही नहीं कि इस देश में हर 1 घंटे के अंदर 9 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है? ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का आंकड़ा कहने लग रहा। जिस देश में 10 किसान 1 घंटे में आत्महत्या करते हो, जहां इतनी मजबूरी जमीन जोतकर कमाने वाले के ऊपर हो, उस देश में सत्ता में बैठे हुक्मरान 100 कैसे पाते हैं? उन्हें रात को नींद कैसे आती है? आपके भाई ने यह सवाल देश की संसद में खड़े होकर, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री दोनों बैठे थे, उंगली कर कर पूछा, तुम रात को सोते कैसे हो? ये सवाल पूछना पड़ेगा। ये सवाल से बचते रहोगे तो फिर खत्म हो जाएंगे। ये सवाल पूछना पड़ेगा। ये सवाल भी पूछना पड़ेगा कि जो एक समय में कांग्रेस ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो प्रणाली हमने शुरू की थी। इस देश में 27 फसलें हैं जिनका एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। 27 ऐसी फसलें, उन 27 फसलों में से 2 फसलों को छोड़कर कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। क्यों? 50% गेहूं खरीदा जाता है और 27% चौड़, धान की फसल खरीदी जाती है। मैंने कई बार, ये मेरे पत्रकार छायाकार साथी खड़े, कई बार ये आंकड़े संसद के अंदर और बाहर दिखाए हैं, जलसे और जुलूस में दिखाए। आप कह दीजिए आप नहीं खरीदोगे, हम आपके भरोसे तो नहीं रहेंगे, हम नहीं लगाएंगे, हम वो लगा लेंगे जो बिकती होगी। परंतु आप कहते हो हम 27 फसल खरीदेंगे और आप खरीदते 2, तो 25 फसल उगाने वाला किसान जो राजपूत भी है, जाट भी है, गुर्जर भी है, ब्राह्मण भी है, रविदासिया भी है, वाल्मीकि भी है, रोड भी है और न जाने कितनी और जात से हो, वो कहां जाए? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। या तो सरकार 27 की वजह कह दे हम तो 10 खरीदेंगे, हमारे पास तो जुगाड़ नहीं, कोई बात नहीं, हम 10 लगा लेंगे। पर ये गारंटी कब मिलेगी? ये गारंटी कब मिलेगी कि हम जो अपने खेत में बोएंगे वो डिक्लेयर्ड प्राइस के ऊपर सरकार खरीद लेगी? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा, नहीं तो चौधरी छोटू राम की मूर्ति की नमस्ते करने का कोई लाभ नहीं है इससे। मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, इस देश के अंदर पिछले 6 सालों के अंदर खेती का जो बजट अलॉट हुआ, पहले बात तो खेती का बजट ही कुल बजट का 1.25% है। बस हम 72 करोड़ हैं,
मजदूर और किसान हर बिरादरी के मिलाओ, अपनी संख्या 72 करोड़ है। और अब अगर नवी गिनती होगी तो हो सकता है अपन 90 करोड़ पावा। मैं पुरानी गिनती पे कह रहा हूँ भाई साहब, तो पुरानी पे 72 करोड़ है अपन, नवी पे हो सकता है अपन 90 करोड़ मिला। 72 मान लो, 72 करोड़ को देश के बजट का 1.25% क्यों मिलता? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। छोटू राम जी की मूर्ति के आगे सर झुकाइए, पर उनसे सीखिए तो सही, उनकी कही हुई बात से कुछ तो सीखिए, सवाल तो पूछिए। और एक बात और मैंने खोलकर बताई, देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। जो बजट हम अलॉट करते हैं सरकार में, फिर हम अगले साल ये पता बताते हैं कि कितना खर्चा हुआ था। मास्टर जी हैं, इनको पता, ये तो बालकों को पढ़ा मैं, इसलिए इन्हें हमसे भी ज्यादा पता। मैंने पढ़ा के बताया कि पिछले 5 साल में 1,09,000 करोड़ बजट सरेंडर कर दिया खेती का, खर्च नहीं कराया भाई साहब। तो हमें बजट देने का फायदा क्या है जब वो खर्चना ही नहीं हमारे ऊपर कभी। पहली बात तो अब हमें 1.25% देते हो, फिर उसमें से भी 1,09,000 करोड़ हमें तो हमारे ऊपर खर्च ही नहीं करते हो। तो जमीन जोतने वाला और जमीन में मजदूरी करने वाला वो जाएगा कहाँ? ये सवाल पूछना पड़ेगा, तभी चौधरी छोटू राम की मूर्ति के आगे नमस्कार करने का लाभ है। ये सवाल भी पूछना पड़ेगा। आए दिन हरियाणा के बच्चे, पंजाब के बच्चे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे विदेश जाने को मजबूर क्यों? कौन अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के जाता है? हरियाणा के बालक तो मुझे याद है, मुझे 39 साल राजनीति में हो गए। 15 साल पहले अगर किसी बालक की कैथल से कुरुक्षेत्र या यमुनानगर बदली हो जाती, कहता ना मन तो माँ याद आवे, मेरी तो उल्टी करा दी, मैं नहीं जा सकता यमुनानगर, नौकरी को नहीं करूंगा। हमारा बच्चा आज इटली जाता है, रोम जाता है, अमेरिका जाता है, जबान नहीं आती तो भी जाता है, धक्के खाता है, होटल में मजदूरी करता है, पोंछा मारता है, खाना परोसता है, एक पैसा घर वापस भेजता है। 2 किले वाला भी 1 किला बेच के गया है, वो चाहता है कि मेरे बापू का वो किला वापस मिल जाए। और जिसके पास नहीं है, उसका माँ बाप ने कर्जा उठा के भेजा है, वो वापस जाता है, वहाँ पोंछा भी मारना पड़े उसे। घर में शायद उसने कभी कपड़ा उठाया ना हो, घर में हो सकता है कणक काट कर ना गया हो कभी, वहां जाके पोंछा भी मारता है। इसलिए कि किला बिक गया, इसलिए कि घर जिंदा रहे, इसलिए कि माँ बाप भाई बहन अच्छी जिंदगी जिसके अपना पेट काट कर अपनी इज्जत पे समझौता करके अगला वहां काम करता है। हमारा बच्चा बाहर जाने को मजबूर क्यों है? हमारे बच्चे के लिए यहाँ हम रोजगार क्यों नहीं दे सकते? मैं नहीं कहता 50,000 का दो, मैं कहता हूँ 10,000 का दे दो। अगले का घर है, रोटी है, खेत है, वो यही कर लेगा। उसके तो 10,000 यहाँ 30,000 भर गए, अगर घर के नेड़े हो जाए काम तो 10,000 ही 30,000 भर गए। क्यों ना कमरा लेना, रोटी घर में बननी है रोज, शाम को अपने घर आ जाए, मोटरसाइकिल उठाए घर पे आ जाए। एक बालक खेत में काम कर ले, 2 बालक बाहर काम कर ले, 3 ही एक खेत में काम करेंगे, किले 1.5 है, एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। जब जमीन की जोत कम हो गई तो मैं आपको बताऊं, अब जमीन की जोत बढ़ाने का समय आ गया। आप कहेंगे रणदीप किले तो उतने ही हैं, ये डबल कैसे होंगे? सबके किले डबल करने का प्रधान जी समय आ गया। आप कहोगे सबके किले डबल कैसे करेगा, किसकी जमीन लेगा? हो सकते, आप बताओ कैसे हो सकते हैं? किले दोगुने हो सकते हैं, बता भाई। वो किसान यूनियन वाले बैठे, उनसे पूछो, नहीं तो मैं बताऊंगा अभी। जमीन न्यू तो बढ़ नहीं सकती, जमीन तो न्यू ही रहेगी। जमीन को न्यू करने की जरूरत है। आप कहोगे वो कैसे? मेरे अच्छी से अच्छी कणक
50 मन से 70 मन के बीच में होती है, सही जायज सी हो 50 हो जाएगी, अच्छी हो 60 हो जाएगी, बहुत अच्छी हो 70 हो जाएगी। 100 मन किसी की नहीं हो रही, हक हो रही है किसी के 100 मन की, 70 हो जाए तो आदमी नाचता फिरता, मेरे 5 किलो में या 2 में से 1 में 70 मन होगी। अगर पहलवान जी यही कणक 120 मन होनी शुरू हो जाए तो हो गए किले 2 कि नहीं हुए? दिक्कत ये है, सवाल ये पूछना पड़ेगा, छोटू राम जी तो चले गए, पिछले 30 साल में मेरे जीवन में पैदावार नहीं बढ़ी, इंदिरा गांधी के जाने के बाद वहीं पड़ी है। आप बताओ, आप मुझसे बड़े बैठे हो, पिछले 15 से 20 साल पहले जितनी कणक होती थी लगभग उतनी होने लगी, 5-7 मन का तो मैं कहता नहीं, पर उतना ही है। ऐसा कोई बीज हम इजाद नहीं कर पाए बाड़ी का, जीरी का, कणक का, दालों का, किसी और फसल का, कि वो डबल हो जाए। हमें ये इजाद करना ही पड़ेगा, इसके सिवाय गति नहीं है हमारी। क्यों? 2 पीढ़ियों 3 पीढ़ियों में सारी जमीन चली गई है। आप अपने 3 पीढ़ी पीछे गिन लो और आज बता दो कितने कितने किलों के मालिक हो। और गरीब क्या करे? रविदास और वाल्मीकि, प्रजापत और जांगड़ा, कंबोज और लोहार, नाई तेली, धोबी, सुनार, उनके पास तो जमीन ही नहीं, पहले भी नहीं थी। जब आप ही मजदूर बन गए हो, उनको कौन रोटी देगा? इसलिए सब शहर में आने लग रहे हैं, यहाँ 2 रोटी मिल जाए। इस जमीन को डबल करने की जरूरत है। चौधरी छोटू राम की मूर्ति के आगे नतमस्तक होने का लाभ तब है जब हम अपनी विज्ञान और तकनीक दोनों ऐसी बना दें कि सस्ते दरों में डबल उपज का बीज हम किसान को दे सकें, तो बात बनेगी। और एक आखिरी बात और कहूंगा, बाकी किसी दिन और आपको खेती बाड़ी से जुड़ी बातें और फिर बहुत सारी हैं बताने वाली, फिर बताऊंगा। हम जीरी लगाते हैं, कणक लगाते हैं, जीरी लगाते हैं, कणक लगाते हैं, जीरी लगाते हैं, कणक लगाते हैं, पराली जला देते हैं, चारा कोई नहीं तो पां के मैं को लिकड़, जुत्ती के मैं को लिकड़ जाती है। हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं 2-3 पीढ़ी से। मेरा दादा भी यही लगाया करता था, मेरा बाबू भी ये लगाया करता था, मैं भी यही लगाता हूँ, उससे आगे बढ़ी नहीं रही। जिसकी जमीन शहर के पास आ गई उसने प्लॉट काट दिए, आगे और जमीन भी ले ली, किसी ने खराब भी कर दी। और कुछ तो हम लगा नहीं रहे, इसलिए क्यों नहीं लगा रहे ये सवाल तो पूछिए। इसलिए कि कोई खरीदने वाला नहीं है, हम तो लगा लेंगे। अकेला हरियाणा केवल पूरी दिल्ली की अगर लगाने लग जाए तो 3/4 हरियाणा तो पूरी दिल्ली की सब्जी लगा सकता है। गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद 4 बड़े शहर हैं जिनकी आबादी बताओ कितनी? 4 करोड़। हमारी कुल आबादी है 2.25 करोड़, 2.5 करोड़, बहुत जोर लगाओ तो 2,500। 4 करोड़ आबादी है, इन 4 कट्ठे शहर हैं। सोनीपत को, रोहतक को, बहादुरगढ़ को छोड़ दो, इसे छोटे छोटे वालों को छोड़ दो, सब रेवाड़ी को, आगे कोई सोना कोई नहीं, छोड़ दो, ये तो है ही। केवल इन ये जो 4 जुड़े हुए शहर हैं, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद 5 है, इनकी 4 करोड़ से ज्यादा आबादी है। अगर सरकार चाहे और कनेक्टिविटी पैदा करनी पड़ेगी, कैथल के लिए तो मैंने कर दी, वो सड़क आ गई है हमारी, तो दिल्ली से 2 घंटे पे रह जाएंगे हम। जो मैं एक समय में सोची थी, नई जीटी रोड कहता हूँ मैं उसे, मैं कहता था ना एक जीटी रोड बनाऊंगा, आपको याद हो प्रधान जी? याद है जी, मैं एक जमाने में कहता था एक जीटी रोड बनाऊंगा, देखो जी बन गई है। एक कैथल के इस तरफ से जा रही है, एक कैथल के इस तरफ से जा रही है।
12 में मैंने कहा था कि बनेगी, 15 साल लगते हैं सर सड़क को बनने में। कैथल तक बन गई, आगे जम्मू तक जाएगी। हम तो 2 घंटे दूर है। सरकार को एमएसपी नई तरह का देना पड़ेगा। आपको अजीब लगेगा सुनने में, मेरे पिताजी 10 साल आगे 15 साल आगे देख लिया करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे दिखने लग रहा। अगर गवर्नमेंट अपनी अप्रोच चेंज कर ले भाई साहब और कहे भाई जीरी जिसने लगानी हम खरीद लेंगे, कणक भी खरीद लेंगे, पर अगर किसी को सब्जी लगानी है तो हम सब्जी भी खरीद लेंगे। अभी तो मैं इसलिए नहीं लगाता, मैं भी नहीं लगाता, कौन खरीदे, कहाँ बेच के आऊंगा। कैथल में तो कई बार रेट गिर जाता है, सब्जी मंडी क्यों, अपना छोटा शहर है, फिर वो 1 रुपए किलो की बिकती है, फिर वो आदमी उसको दरड़ता है, फायदा कुछ नहीं है जी। कल परसों भिंडी बेचने लग रहा था कोई ठंडी में, ये तो आजकल तो टेलीफोनों पे आ जाता, फिर फायदा क्या। अगर कोई जायज सा रेट आप निर्धारित कर दो तो सर 2 लाख रुपए किले की आय हो जाएगी। 2 लाख रुपए किले आय हो सकती, कोई ज्यादा औखा काम नहीं है 2 लाख रुपए कमवाना, सस्ता सौदा है, उसमें सरकार को भी मुनाफा होगा। मेरा यह मानना है कि हरियाणा सरकार भी वो सारी चीजें बेच के 1 लाख करोड़ कमा सकती, आपको भी पैसा दे सकती और खुद भी रख सकती और उससे फिर तरक्की भी कर सकती। यहाँ इस तरफ सोचने की आवश्यकता। और ऐसे ही दूध की बड़ी तंगी है। क्या आपको पता है दिल्ली में दूध का क्या रेट है? मैं तो वहां रहा हूं, बोतल का दूध है भाई साहब 175 रुपए है सर, 175 रुपए किलो है दूध बोतल वाला, 175 रुपया। सुल्तानगढ़ में केक बताइए 55 रुपये सर। जब अगर वो दूध प्रोसेस कर लें, उस दूध में वो क्या करने लग रहे हैं, एक तो बोतल अच्छी है, सुंदर सी बोतल बना रखी है बहुत शीशे की, वो आती है रोज दे जाते हैं, ठीक है जी, 175 रुपये लेते हैं। एक उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं डेयरी के ऊपर, ये देखने के लिए पहलवान के भाई हम मिलावट नहीं कर रहे, कोई भी अपना टेलीफोन ऑन करो उनकी डेयरी देख लो। 175 रुपये और लगभग 500 रुपये किलो का घी है, 700 अपना नहीं, फिर वो किलो का नहीं है, फिर वो 250 ग्राम का रेट बता रहा हूँ मैं, सही है तेरी बात। और जो लस्सी है, क्योंकि मैं दूध के पैसे तो देता हूँ, मुझे इसलिए याद है, कई बार वो आके आया होता जी दियो बाबूजी पैसे मैं दे देता हूँ। लस्सी जो है, लस्सी बिकने लग रही 75 रुपए में बोतल लस्सी। अगर वो सारी हम मार्केटिंग शुरू कर दें तो यहां से तो सब 2 ही घंटे दूर है भाई। अगर आपको 175 नहीं 150 भी बेचना है, 15 रुपए प्रोसेसिंग चार्जेस लगा लो तो भी 135 हो गए। ये 100 का भी ले लें तो तुम सारे दूध का धंधा करने लग जाओ। सही है मेरी बात, गलत है जी? कौन फिर डंगर नहीं रखेगा? डंगर हमारे रखते ही हैं। ये सोचने की जरूरत है, सिर्फ हम सोच नहीं रहे। मार्केट है, खरीदार है, मार्केट हमारे बिल्कुल पड़ोस में पड़ी है, 2 घंटे दूर है, सड़क बन गई 2 घंटे पे। किसी को प्राइवेट और किसी को सरकारी, दोनों तरह का काम करना पड़ेगा। कोई कहे साहब मैं 100 करोड़ रुपए मुझे दे दो लोन के, जिसके पास ठीक ठाक काम हो दे दो सरकार से, क्या प्रॉब्लम है सरकार को पैसे देने में? आप कहो मैं 5000 करोड़ रुपए डायरी का कर्जा दूंगा, जो बड़ी डायरी लगाएगा वो अपने आप किसान से 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए पे दूध लेना शुरू कर देगा। गरीब हरिजन वाल्मीकि भी कर लेगा, बैकवर्ड भी कर लेगा। तो ये कुछ तरीके, सिर्फ मोदी के आगे अगर वो होते आज जिंदा तो वो यही सारी बात कहते जो मैं आपको कहने लग रहा हूं। क्योंकि आज अंग्रेज नहीं है, आज किसी से फौजदारी नहीं करनी, किसी के लठ मार के आने की जरूरत नहीं। आज तो बच्चों को रोजी रोटी देने की बात है,
जमीन डबल करने की बात है, पैसे डबल करने की बात है, गांव तक आय लेके आने की बात है। जो चीज उन्हें 180 में मिल रही है आप 150 में दे दो, अगले खरीद लेंगे, तार को भी फायदा उनको भी फायदा है। मार्केट तारे पड़ोस में पड़ी है, आप देख कोई नहीं रही। बस सरकार को यही करना है, फैसिलिटेशन बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, फैसिलिटेट करना है, सेतु बनना है हिंदी में उसे जिसे बोलते हैं। अगर हम सेतु बन जाएं, मुझे ये विश्वास है मैं कर सकता हूं, मुझे ये विश्वास है मैं एक दिन आपको करके दिखाऊंगा। ये हो सकता मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको पता आज तक मैं जो कहा मैं आपको करके दिखाया। पूरे हरियाणा का भाग्य बदलना है, अकेले कैथल का नहीं, पूरे हरियाणा के मजदूर का, गरीब का और किसान का। और माफ करना, अगर अपना बदल जाएगा रामनिवास मित्तल और कहाँ जाएंगे, इनका भी अपने गले ही बदलेगा, ये कहाँ जाएंगे। शहर का आदमी भी तो हम ही हैं। अब पुराना वाले तो सारे शहर में बस गए, थोड़े दिन में कैथड़ी वहां पहुंच जाएगा, भाग्या जाने लग रहा है इनकी तरफ। ऐसे ही अपने रोडों वाले गांवों की तरफ भाग्या जाने लग रहा है, 5-5 करोड़ के किले हो गए। मैं जब कहा करता था ये सारे जितने अपने कलायत वाले गांव में, फिर बुरा मानेंगे, ग्योंग से ऊपर ऊपर सारे, और ये कहाँ गया केसो, ये भी मेरे लट मारने के लिए सारे तैयार रहा करते। और जमीन ले ली बाईपास में, अरे कसमो 10-10 करोड़ के किले हो गए, फिर हो गया नहीं। और पहले मेरी कितनी काट खरीदर ने दिए मेरे खिलाफ, मुझे 10 साल आगे दिखता भाई साहब। अगर मैं तीतरम मोड़ को क्योड़क से ना जोड़ूं, क्योड़क वालों के भी किले हो गए 5-5 करोड़ के, और यहाँ तीतरम से लेके, ग्योंग से लेके, इन सारों के, प्योदा से लेके, प्योदा में तो कॉलोनी बस की, थोड़े दिन में यहाँ पुराना बसी मिलेंगी। तो सर ये ऐसे ही बढ़ता है तरीका, तरक्की का यही तरीका। नहीं तो किलायत वालों को लगे तो कैथल को बतावा हमारे मैं को सड़क काटे, बता दे मेरी बात सच है कि नहीं है। उसका भी फायदा होएगा एक दिन। मैं आपको बताऊं, जब मैं उसको कवर कर दूंगा ना भाई साहब, तो उसके ऊपर दुकानें बनेंगी तारी। फिर बताओ सीर दोगे मुझे, जैसे भागती नहीं अब देते। तो ये ऐसे ही होगा। अपने पूरे हरियाणा की शक्ल बदलनी है, यही चौधरी छोटू राम जी का संदेश है। वो एक अलग जमाना था, ये एक अलग जमाना। और मैं आपसे आज वचन देकर जाता हूं, किसान की, मजदूर की जिंदगी को बदल कर दिखाएंगे। सबको राम राम।